हेलो दोस्तों, लेवल अप के बीपीएससी चैनल पे आपका स्वागत है। पॉलिटी का डिस्कशन सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। प्रेसिडेंट तक के टॉपिक्स हमने डिस्कस, बची हुई एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के जो टॉपिक्स हैं उसमें आज हम ये सारे डिस्कस करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बारे में, चीफ मिनिस्टर के कुछ क्वेश्चंस, हालांकि एग्जामिनेशन में चीफ मिनिस्टर और स्टेट की काउंसिल के ऊपर ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन अब तक मैंने देखा है। उसके अलावा राज्यपाल यानी गवर्नर का कुछ क्वेश्चंस आता है, बीपीएससी में भी आता है, अदर पीसीएस में भी आता है। तो मेनली हम प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद और गवर्नर के बारे में आज इस वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे पॉलिटी के टॉपिक्स हम रिवाइज कराते हैं। तो आज के डिस्कशन को हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। देखिए, इसका सीक्वेंस ऐसा रहेगा, पहले कुछ क्वेश्चन हम प्राइम मिनिस्टर के डिस्कस करेंगे, उसके बाद मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर गवर्नर और स्टेट रिलेटेड जितने भी फंक्शनरीज है। तो एक ब्रॉडर टॉपिक हमारा आ जाता है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को बांट के देखें हमारे पॉलिटी के, उसमें लेजिस्लेचर यानी जो कानून बनाने वाली संस्था है, हमारी पार्लियामेंट जो कि केंद्र पे होती है, और स्टेट पे राज्य की विधायिका यानी विधानसभा, और कुछ राज्यों में विधान परिषद। इन सबको हमने कर लिया है। फिर इन कानूनों को बनाने के बाद जो इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू करने की व्यवस्था है, वो कौन इम्प्लीमेंट करता है? कार्यपालिका, यानी कि हेड हमारे सेंट्रल केंद्र पे प्रेसिडेंट होते हैं और उनके ही द्वारा अपॉइंटेड प्रधानमंत्री और उनकी बाकी मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो हमने प्रेसिडेंट का टॉपिक्स कर लिया है, वाइस प्रेसिडेंट उसी में इंक्लूडेड था। वाइस प्रेसिडेंट का कोई अलग रोल नहीं है, सिंपली ही इज द डिप्टी, यानी जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे अपने ऑफिस में तो कार्यभार संभालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होते तो कौन आते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के पहले जो रिमेनिंग हिस्से हैं, पहले हम कर चुके हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। और उसी रिगार्डिंग आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र प्रमुख होता है, यानी ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तीसरा है, वह अपने किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। ये इजी क्वेश्चंस है, इसमें आपको स्टेटमेंट जो माइट भी, अगर आपने कोई डीपली नहीं पढ़ा है तो लग रहा होगा कि ये किस तरह के सवाल है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है कि हमारे यहाँ कार्यपालिका जो काम करती है उसके दो तरह के प्रमुख होते हैं। एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो माननीय होते हैं, और दूसरे जो वास्तविक होते हैं, जो रियल होते हैं, हेड। तो आप देखोगे जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं हमारे संविधान के द्वारा किसके अंदर निहित की गई है? तो राष्ट्रपति के अंदर। लेकिन राष्ट्रपति वास्तविक रूप से उन शक्तियों का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की सलाह हो। तो इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल हेड माने जाते हैं, और जो वास्तविक हेड है वो कौन है? प्रधानमंत्री। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का नाम मात्र प्रमुख तो नहीं है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो फोर्थ सही होगा, जब फोर्थ गलत है तो फर्स्ट सही होगा। ये तो आप लॉजिक से कर रहे हैं। बाकी फैक्ट को देखते हैं कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको अनुच्छेद 75 के बारे में बताया था। अनुच्छेद 75 और उसका जो उपखंड है 3, अनुच्छेद 5 सब क्लॉज 3 हमारे संविधान का, वो क्या बताता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सामूहिक जवाबदेही, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। तो यह कहना कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जब तक संसद में मेजॉरिटी यानी बहुमत नहीं होगा कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जब उसके अगेंस्ट, किसी भी व्यक्ति के विपरीत नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा संसद में, तो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना ही होता है। तो कह सकते हैं कई मामलों में जो प्रधानमंत्री है, यानी कि पूरी मंत्रिमंडल समेत जो प्रधानमंत्री है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। कुछ मामलों में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति, और कुछ मामलों में पूरी की पूरी संसद के प्रति। तो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। वो अपने किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर
प्रधानमंत्री चाहे तो वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, राष्ट्रपति से अनुमोदन कर सकता है कि भाई साहब ये जो मंत्री हैं हमारे सरकार की पॉलिसी के विपरीत काम कर रहे हैं, या फिर हमारे मंत्री परिषद में इनकी सहमति नहीं बन पा रही है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री है ना, पोर्टफोलियो, जो मंत्रालय किसको क्या आवंटन होगा, कोई कौन वित्त विभाग संभालेगा, कौन डिफेंस का मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, कौन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होगा, गृह मंत्री कौन होगा, तो ये जो अलोकेशन है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। इसलिए उसको इंचार्ज ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। तो प्रधानमंत्री के अनुमोदन से राष्ट्रपति बर्खास्त करते हैं, प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे राष्ट्रपति उसी को मंत्री अपॉइंट करेंगे। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है, यानी जो हमारे पास सही स्टेटमेंट है वो कौन सा है, डी। उत्तर सही है आपका डी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, 78, 79, 77 और 80। तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल में दी गई है, प्रधानमंत्री की क्या ड्यूटीज है, थोड़ा ओवरऑल मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री के ड्यूटीज में आप देखिए, और प्रधानमंत्री एक लिंक है, लिंक किसके बीच, क्योंकि सारे अधिकार, सारे फैसले लेने की जो शक्ति है वो संविधान में किसको दी गई है, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति को किसके सुझाव के ऊपर कार्य करना है, वो है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का जो पुल है वो कौन है, प्रधानमंत्री। तो कहते हैं ब्रिज बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। तो अब देखिए दो लोगों के बीच का कनेक्शन है ये, तो इसकी कुछ जवाबदेही राष्ट्रपति के लिए होगी, कुछ जवाबदेही अपने कैबिनेट के प्रति होगी। तो कैबिनेट के डिसीजन से राष्ट्रपति को अवगत कराना, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी मुद्दों को कैबिनेट के विचार के लिए सामने रखना, ये सारी जो फंक्शंस हैं वो किसके हैं, ये प्रधानमंत्री के। और भी फंक्शंस हैं। तो जो आंसर है इसका करेक्ट है 78। ये ऐसे जो कार्य के बारे में राष्ट्रपति की जो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है वो अनुच्छेद 78 में किया हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रमुख नहीं होता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 2005 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ, किसका हेड होता है, किस सरकार का हेड होता है। देखिए राज्य पे जो सरकार होती है, हर जगह हमारे यहाँ दो तरीके के हेड हैं, आपको जानना चाहिए। एक नॉमिनल हेड है और एक रियल हेड है, एक वास्तविक है और एक कागजी तौर पे है। तो राज्य सरकार का नॉमिनल हेड कौन हो गया, गवर्नर। और राज्य सरकार का जो रियल हेड है, वास्तविक हेड है, वो कौन हो गया, चीफ मिनिस्टर। उसी तरह केंद्र सरकार का जो नॉमिनल हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। और जो रियल हेड है, वास्तविक हेड है, वो कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द यूनियन कौन है, प्रधानमंत्री। तो सही है जवाब होगा हमारा केंद्र का होता है, राज्य का नहीं होता है। राज्य और केंद्र दोनों का नहीं होता है, केंद्र का तो होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे राज्य भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, राज्य सरकार का मुखिया कौन है, तो चीफ मिनिस्टर है, ना कि प्रधानमंत्री है। इसलिए सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारे लिए जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, बी, यानी केंद्र सरकार का हेड होता है प्रधानमंत्री। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से संबंधित है, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री, हालांकि बहुत नहीं, सामान्यतः यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होता है जो लोकसभा का सदस्य है, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का समर्थन होना अति आवश्यक है। शक्ति वैसे ही व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुन के आए हैं। तो लोकसभा वैसे प्रतिनिधियों से ही मिलकर बनती है जो जनता द्वारा सीधे सीधे चुनाव से चुन के आते हैं। अब जो व्यक्ति चुन के ही नहीं आया है उसको प्रधानमंत्री बनाने का क्या फायदा। हालांकि ऐसी कोई लिमिटेशन, ऐसा कोई रुकावट संविधान में नहीं दिया गया है कि जो व्यक्ति राज्यसभा से है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उदाहरण के तौर पे आप मनमोहन सिंह जी को ले लीजिए। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री थे। तो संविधान का जो प्रावधान है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। अगर वो मंत्री बन सकता है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। कब मंत्री बन सकता है, 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री तो कभी भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको या तो राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 महीने के बाद अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसकी मंत्री पद चली जाएगी, यानी प्रधानमंत्री भी है तो भी चला जाएगा।
तो इससे स्पष्ट यह है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। हालांकि उनको या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो इसी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो उस समय क्या हो सकता है। तो पहला सवाल ये कहता है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा, वह निचले सदन में बजट पर नहीं बोल पाएगा, वह केवल उच्च सदन में बयान दे सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के 6 महीने के भीतर उसे निचले सदन की सदस्य बनना होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि कोई भी व्यक्ति या तो लोकसभा या राज्यसभा, उच्च सदन या निचले सदन, किसी भी सदन का हिस्सा होगा तो प्रधानमंत्री बन सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको निचले सदन का सदस्य होना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर वो किसी का भी नहीं है, मान लीजिए कि मैं प्रधानमंत्री बन गया और आज मैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं हूं, तो मुझे 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे लोकसभा की ही सदस्यता लेनी पड़ेगी। क्या आज मैं राज्यसभा से हूं और प्रधानमंत्री बन गया तो 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान यह है कि दोनों में से किसी एक का सदस्यता होना चाहिए मेरे पास। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की संसद से संबंधित क्या शक्तियां है, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, वो दोनों में से किसी भी सदन में जाके भाषण तो दे सकते हैं, किसी भी मुद्दे पे अपना बयान दे सकते हैं, लेकिन वोट वो उसी सदन में करेंगे जिसके वो हिस्से हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ये लोकसभा के सदस्य हैं। अगर ये चाहें तो राज्यसभा में भी बोल सकते हैं और लोकसभा में तो बोल ही सकते हैं, लेकिन जब किसी बिल पे वोट करने की बात आएगी तो वो कहां वोट करेंगे? सिर्फ उसी सदन में करेंगे जहां के वो सदस्य हैं, जहां के वो मेंबर है। तो वह केवल उच्च सदन में बयान दे सकते हैं। यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, क्योंकि वो किसी भी सदन में बोल तो सकते हैं। वह निचले सदन में बजट पर नहीं बोल सकते, किसी भी मुद्दे पे बोल सकते हैं, निचले या उपनिचले जहां भी अगर उनको लगे किसी भी मुद्दे पे बात करना है तो कर सकते हैं। वोट सिर्फ वहीं करेंगे जहां के वो सदस्य है। अब क्या कहता है, अविश्वास की स्थिति में वो अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकते। तो अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जब पार्लियामेंट में पढ़ रहे थे हम, तो मैंने आपको बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। तो लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव आया और प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं, तो बोल तो वो लोकसभा में आके लेंगे, लेकिन मतदान कहां करेंगे? जहां के वो सदस्य हैं। अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाया ही नहीं जाता, इसलिए वो उस पर मतदान नहीं कर पाएंगे। सही उत्तर जो है आपके लिए ए है कि ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। उत्तर ए है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति उसकी एवं उसकी अयोग्यता के बारे में बात करता है कि कब कौन मंत्री नहीं बन सकता? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 74 और 75 दोनों में है। उसकी योग्यता अयोग्यता देखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 75 की कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सब जो दिया हुआ है वो कहां दिया है? अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि कौन नियुक्त करेगा। प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेंगे, सॉरी माफ करिए, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के सुझाव पे बाकी सारे मंत्रियों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो ये सब जो प्रावधान है अनुच्छेद 75 में दिए गए हैं। राष्ट्रीय रक्षा समिति का प्रमुख कौन होता है? बीपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राष्ट्रीय रक्षा समिति यानी नेशनल डिफेंस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार बीपीएससी ने पूछा है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू, जब 1995 में पूछा है तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और पार्लियामेंट। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और लोकसभा। अब लगातार 2 ईयर क्वेश्चन आया है। थोड़ा ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना होगा कि मैंने आपको पिछले डिस्कशन में ये भी बताया है कि अगर लिखा रहा है मंत्रिपरिषद संसद को उत्तरदायी है तो वो स्टेटमेंट, वो कथन गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप 1995 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है राष्ट्रपति को, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री को, वो खुद ही मंत्रिमंडल है, खुद ही को उत्तरदायी कैसे हो सकते हैं? राष्ट्रपति को भी उत्तरदायी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। संसद यहाँ पे है तो एक ऑब्वियस स्टेटमेंट ये आ रहा था कि संसद, लेकिन संसद के 3 हिस्से होते हैं और संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है।
इसमें से जो मंत्रिपरिषद है किसको उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75 याद करेंगे तो मंत्रिपरिषद सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को उत्तरदायी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा। ये कथन भी सही नहीं हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था, इसको डिलीट किया था 1995 में बीपीएससी ने। 1996 में इसी क्वेश्चन को उन्होंने करेक्ट करके पूछा है, और देखिए क्या कहते हैं कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और ओनली लोकसभा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, संसद की जगह लोकसभा उन्होंने डाल दिया। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है? डी है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ओनली लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉट टू द राज्यसभा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे आपका उत्तर डी आना है। और आप स्टेटमेंट में अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो इस बात को ध्यान भी रखेंगे। संसद देख के हमारे अंदर होता है तुरंत संसद लगा दो, लेकिन संसद के 3 भाग होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश करती है? भारत में जो मंत्रिपरिषद है, अब देखिए आपको ये समझना होगा, 2 चीजें हैं जो एक दूसरे के विपरीत है। मान लीजिए कि मैं सरकार का हिस्सा हूं और मुझे अपनी सरकार बचानी है, मुझे अपना बहुमत सिद्ध करना है, तो मैं एक प्रस्ताव लाऊंगा। और मैं विपक्ष का हिस्सा हूं और मुझे यह दिखाना है कि सरकार बहुमत में नहीं है, तो मैं एक प्रस्ताव लाऊंगा। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव है और दूसरा विश्वास प्रस्ताव है, बाकी ये दोनों नहीं है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विपरीत विरुद्ध ही लाया जा सकता है। स्थगन एडजर्नमेंट मोशन ये भी मंत्रिमंडल के अगेंस्ट लाया जा सकता है। सवाल यह है कि मंत्रिमंडल खुद कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकता है। अब देखिए, निंदा प्रस्ताव यानी मंत्रिमंडल खुद अपनी निंदा करने के लिए प्रस्ताव पेश करेगी? बिल्कुल नहीं। अब अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिमंडल खुद बोलेगी कि नहीं मैं मेजोरिटी में नहीं हूं, मुझे सरकार से हटाओ? बिल्कुल भी नहीं। स्थगन प्रस्ताव, किसी जो कार्यवाही चल रही हो संसद की उसको स्थगित करने के लिए मंत्रिपरिषद क्यों प्रस्ताव लाने लगी? ठीक है, तो ये तीनों तो नहीं होगा। विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद पेश कर सकती है। अब इसका लॉजिक क्या है? हालांकि पार्लियामेंट पढ़ाते समय मैंने आपको बताया भी था कि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में फर्क क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक चुनाव होने के बाद किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं आया, हमारे देश में सरकार बनाने के लिए जो लोकसभा है उसकी कुल मेजॉरिटी कितनी है, तो कुल स्ट्रेंथ कितना है 543, और इसके लिए सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। तो मान लीजिए 4-5 पार्टियों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और किसी के पास 272 का जो आंकड़ा है वो नहीं आ पाता है, किसी की स्पष्ट रूप से बहुमत, जनता की ने किसी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं दिया। तो इस हालात में क्या होगा? राष्ट्रपति के पास ये विकल्प है कि वो जो सबसे बड़ी पार्टी है, किसी को 272 नहीं है, 250 हो सकते हैं, 240 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको आमंत्रण देंगे कि आप आइए और आप अपनी सरकार बनाइए। 10 दिन का समय आपके पास है, 5 दिन का समय आपके पास है, 1 हफ्ते का समय आपके पास है। आप अगर समर्थन जुटा पाते हैं तो उस समर्थन को जुटाइए, 272 के आंकड़े को छू लीजिए और संसद के सामने ये सिद्ध कर दीजिए कि आपके पास 272 लोग सपोर्ट में है, समर्थन में है। जब सरकार को ये लगता है कि हाँ हमारे पास 272 लोग आ गए हैं, तो एक विश्वास प्रस्ताव रखती है सदन के सामने कि देखिए हमारे पास ये प्रस्ताव है कि सरकार में बहुमत है और 272 लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वो है विश्वास प्रस्ताव। इसके विपरीत अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब विपक्षी पार्टियों को यह लगता है कि सरकार की बहुमत कम हो गई है, अब वो मेजॉरिटी में नहीं है किसी भी कारण से, तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और ये सिद्ध करेगी कि आपके विपरीत 272 से ज्यादा लोग हैं, इस वजह से आप मेजॉरिटी में नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, आप सरकार छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये फर्क है। इसका उत्तर क्या है? डी, सरकार कौन सा यानी मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी अभी आप देखोगे कि जब हम ये क्लासरूम डिस्कशन कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले ही, लगभग 1 हफ्ते पहले, प्रेजेंट तत्कालीन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो उस समय सारे न्यूज़पेपर ने इसको ठीक ठाक मात्रा में कवर किया है। मे भी आपके, चूंकि करंट अफेयर्स का मुद्दा है, आपके एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। लगभग 2 महीने पहले ये घटनाएं हो रही थी, तो 2 से 3 महीने पहले के मुद्दे आ जाते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में, एकदम बर्निंग टॉपिक रहते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव अच्छे से एक बार आप पढ़ेंगे।
हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैंने काफी बार चर्चा की है पार्लियामेंट में भी, और वहां पे भी मैंने ये बताया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले जो व्यक्ति, जो पर्सन अविश्वास प्रस्ताव रेज कर रहा है सदन में, जो अविश्वास प्रस्ताव मूव कर रहा है, उसको यह दिखाना होता है कि सिर्फ मैं ही अविश्वास नहीं जारी कर रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं सरकार के विरुद्ध, मेरे साथ 50 और लोग हैं जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार की बहुमत नहीं। उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, और बाद में फाइनल वोटिंग होती है। तो इससे पहले कि अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर महोदय स्वीकार करे, कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन चाहिए कि हाँ, जो सरकार है वो अल्पमत में चली गई है, अपना बहुमत खो चुकी है। उत्तर है सी। पीपीएससी ने 1999 में क्वेश्चन पूछा है, मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में एक बार किया गया है और वह कब किया गया है। देखिए, दो शब्द हैं आपके पास जिसको आप देखेंगे, एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको कि हम मंत्री परिषद बोलते हैं, और दूसरा शब्द आ जाता है आपका कैबिनेट, यानी मंत्रिमंडल। सामान्य भाषा में देखेंगे, हिंदी अंग्रेजी किसी में भी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, इन सब को हम एक दूसरे के लिए समान रूप से यूज करते हैं, सिनोनिमसली यूज कर देते हैं। लेकिन टेक्निकल रूप से दोनों शब्दों में फर्क है। अब देखिए कि एक लिमिट तय की गई है। अगर लोकसभा की जो अधिकतम सीमा है वो 543 है, तो इसमें से 15% लोग ही ये कहा जा सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो सकते हैं। कितने लोग? 15%, यानी 80 और 81 के आसपास की जो संख्या है। ये जो 15% की लिमिट संविधान ओरिजिनल में नहीं थी, इसको 91st यानी 91वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। तो यानी कि 81 लोग जो है, 80 81 15% लोग आउट ऑफ द लोकसभा वो मंत्री परिषद का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 75 में। ठीक है, अनुच्छेद 75 में जो मंत्री परिषद की गणना की गई है वो कितनी है? 15%। अब इस 15% में कुछ होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय को हेड करते होंगे, तो हमारे यहाँ मंत्रियों की श्रेणी है, हमारे यहाँ मंत्रियों की श्रेणी है। आप इसको इस ट्रायंगल के फॉर्म में देख सकते हैं। तो एक कैटेगरी हो गए जिनके पास बहुत ज्यादा पावर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय होल्ड करते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी हो गए, और फिर तीसरी कैटेगरी हो गई। अब देखिए, तो सबसे ऊपर जो होते हैं, जो सबसे सीनियर होते हैं इस मंत्री परिषद, मान लीजिए इस मंत्री परिषद में 81 लोग हैं, तो सारे 81 के बराबर ओहदे के तो नहीं होंगे। आपके घर में अगर 20 लोग हैं तो 20 लोग की जो ओहदा है वो सबका बराबर नहीं होगा। दादाजी का सबसे ज्यादा इज्जत होगा, उससे कम होगा, फिर उससे कम बच्चों को कोई नहीं पूछता होगा। तो यही मामले में देखिए कि जो सबसे ऊपर की जो रैंक है मंत्रियों में, उसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट रैंक के मंत्री। ठीक है, जो दूसरे रैंक पे होते हैं उसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी राज्य मंत्री, राज्यों के मंत्री नहीं, राज्य मंत्री। ठीक, अब तीसरे पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर। अब राज्य मंत्री में दो विभाग आ जाते हैं, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, हालांकि है तीन ही। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक का ही होता है। तो ये रैंक की क्लासिफिकेशन की गई है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक हिस्सा कैबिनेट कहलाता है। जो सीनियर लोग होते हैं उनमें, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद में जो सबसे सीनियर होते हैं और जिनको अत्यधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, रेलवे, तो ये सब सीनियर मंत्रियों को दिया जाता है। और इनकी जो अलाउंसेस है, इनका जो ओहदा है वो थोड़ा ज्यादा होता है बाकी मंत्रियों के कंपैरिजन में, तो उनको हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। हमारे संविधान में सामान्यतः जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिर्फ एक अनुच्छेद ऐसा है जहां पे कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि मंत्री परिषद। कैबिनेट की अगर बात करोगे तो सिर्फ ये 6 7 10 12 लोग होंगे जो कैबिनेट का हिस्सा होंगे, बाकी ये सब लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा होंगे। डिप्टी मिनिस्टर्स, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा तो होंगे, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा सिर्फ वही लोग हैं जिनको कैबिनेट रैंक दिया गया है। तो जब कैबिनेट की मीटिंग सुनते होंगे कि आज नीतीश कुमार जी ने बिहार कैबिनेट की मीटिंग की, तो उसमें वही लोग आते हैं जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं। आज मोदी जी ने कैबिनेट मीटिंग की तो सिर्फ वही आएंगे जो कैबिनेट मंत्री होंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे।
ठीक है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, उनको कैबिनेट मीटिंग में इनवाइट नहीं किया जाता है। तो एक जगह जो वर्ड कैबिनेट का यूज किया गया है वो जो है अनुच्छेद 352 352 आर्टिकल में यूज किया गया है। और 352 आर्टिकल किस बारे में बात करता है? आपातकाल लगाने के बारे में बात करता है, आपातकाल घोषित करने की, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बारे में अनुच्छेद 352 बोलता है। तो प्रावधान यह है कि जब भी राष्ट्रपति को ये लगता है कि देश को खतरा है, भारत की सुरक्षा को खतरा है, या तो लड़ाई के कारण या बाह्य आक्रमण के कारण, बाहर से कोई अग्रेशन कर रहा है तो उसके कारण, या फिर अंदरूनी विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है हमारे देश में, तो इन ग्राउंड पे अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भारत की सुरक्षा और सेफ्टी को खतरा है तो वो आपातकाल घोषित कर सकते हैं। लेकिन कब? जब कैबिनेट, वहां पे क्या लिखा है, मंत्रिमंडल की रिटन कंसेंट जाए तो। अगर लिखित में मंत्रिमंडल ये ज्ञापन सौंपता है राष्ट्रपति को कि भारत के सिक्योरिटी को खतरा है, आप आपातकाल घोषित करिए, तो राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा जो वर्ड है कब अनुच्छेद में लाया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये शब्द डाला गया था, माफ करें, ये शब्द डाला गया था कहां पे? हमारे संविधान आर्टिकल 352। ठीक है, आंसर है इसका ए। सिर्फ एक जगह कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो अनुच्छेद 352। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद, अभी अभी हमने इससे बात किया है, तो वो कौन सा होगा? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 66th बीपीएससी जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। री एग्जामिनेशन थोड़ा डिस्प्यूटेड हो गया था, इस वजह से पुनः परीक्षा उसको करानी पड़ी थी 66 वाले को। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट, 91वां संवैधानिक संशोधन 2003, इसमें यह लिमिट डाली गई थी कि जो केंद्र में मंत्री परिषद बनेगा वो अधिकतम उसकी सीमा कितनी होगी? 15%। हालांकि देखिए सारे स्टेट में भी यही लिमिटेशन लगता है। अगर बिहार में जो मंत्री परिषद बनेगा तो कितना होगा? जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15% बनेगा। सिर्फ एक ऐसी जगह इस देश में जो एक्सेप्शन है जहां पे ये नियम नहीं लागू होता, वो है दिल्ली। दिल्ली में जो मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा है वो 10% होगी। जो दिल्ली विधानसभा है उसकी 10%, यानी दिल्ली विधानसभा की जो सीमा है वो 70 लोग हैं दिल्ली विधानसभा में, तो जो मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा होगी वो कितनी होगी? 7। अब ये जो 15% की गणना की जाती है, प्रधानमंत्री को मिला के 15%, चीफ मिनिस्टर को मिला के, मुख्यमंत्री को मिला के 15% की जाती है। इसका उत्तर क्या है? वह है सी। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी कौन है? अगर आप आईएएस बनते हैं, सिविल सर्वेंट्स में जाते हैं, तो आप सबसे उच्च किस रैंक पे पहुंच सकते हैं? सबसे सीनियर जो होता है आईएएस अधिकारी, वो किस रैंक पे पहुंच सकता है? बीपीएससी ने 2017 में पूछा है और उत्तर है इसका कैबिनेट सचिव, यानी बी, कैबिनेट सेक्रेटरी सिविल सेवा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री का पदभार संभालने से पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था? तो यूजुअली देखिए बाकी सारे लोग जो हैं इसमें कभी ना कभी किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, सिवाय एक, और वो एक नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। चरण सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और मोरारजी देसाई भी मुख्यमंत्री रह चुके थे किसी न किसी राज्य के। चंद्रशेखर जो कि 1990 से लेकर 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पहले नहीं थे। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह कौन दे सकता है? हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर्स? देखिए अगर इस सवाल को मैं बदल दूं तो इसका उत्तर भी बदल जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि कानूनी मामलों पे राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है, ये राष्ट्रपति और भारत सरकार दो अलग अलग एंटिटी है। और अगर आपके क्वेश्चन में ये शब्द जिस तरह से यूज किए जाएंगे, आंसर उसी पे डिपेंड करेगा। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति किसके पास है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 143 में आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि राष्ट्रपति को किसी कानूनी मुद्दों पर सलाह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, और उसको हियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 जज की बेंच बिठाएगी और राष्ट्रपति को उस पर सलाह देगी कि इसके ये रास्ता निकलता है, आप इस पर कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ वह सलाह बाइंडिंग नहीं होता है, मान्य जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को मान्य करना है, वो सिर्फ एक एडवाइस है जो दे सकती है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है अनुच्छेद 143 में। लेकिन गवर्नमेंट को कानूनी सलाह चाहिए, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को कानूनी सलाह चाहिए।
जैसे आपके घर में किसी को कानूनी सलाह चाहिए होता है तो आपका अपना वकील होता है, तो भारत सरकार का जो लीगल काउंसिल है, जो आप एक तरह से कह सकते हैं कानूनी सलाहकार है, वो कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी उसको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। बीपीएससी ने लगातार 2 सालों में इसको क्वेश्चन पूछा है, 2000 और 2001 में। उत्तर है ए, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार के किस अधिकारी को सदस्य न होते हुए भी भारत के किसी भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? कोर्स भारत के अटॉर्नी जनरल, यानी कि जो हमारा भारत के अटॉर्नी जनरल है, वो संसद के में किसी भी लोकसभा का या राज्यसभा का किसी का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास ये शक्ति है कि दोनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सके। वोट करने की शक्ति नहीं होती है। संसद के दोनों में से किसी भी सदन में वोट वही व्यक्ति डाल सकता है जो उसका सदस्य हो। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल दोनों में से किसी भी सदन में भाग ले सकता है, डिबेट कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, अपना सुझाव दे सकता है, और वो भारत के किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है। उसके पास राइट टू ऑडियंस होती है, उसकी कार्यवाही देख सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखोगे तो एक और ऑप्शन आ रहा है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। डिप्टी चेयरमैन, जो डिप्टी प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है। फिर भी राज्यसभा के डिस्कशन में उनका एक अहम रोल होता है। तो यहाँ पे दो जो ऑप्शन है वो निकल के आ रहा है। पहला तो अटॉर्नी जनरल तो सदस्य ना है, ना तो लोकसभा का ना राज्यसभा का, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बट उपराष्ट्रपति भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यसभा की कार्यवाही में वो भाग लेते हैं। तो दो ऑप्शन है, इस वजह से हमको चुनना पड़ेगा ई ऑप्शन। हालांकि उस समय 2016 का जब ये पेपर था, ई ऑप्शन नहीं आता था, इसलिए अगेन वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। बट अगर सेम ऑप्शन के साथ अभी क्वेश्चन आए तो चूंकि अब बीपीएससी एक 5वां ऑप्शन भी यूज करती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा एक से अधिक, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी है और भारत के अटॉर्नी जनरल भी है। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं? तो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी? तो ये 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई है। 1991 में जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। तो उन दोनों की एक ठोस कदम के कारण हमारे यहाँ एक नया दौर शुरू हुआ, हमारी आर्थिक नीति में बदलाव हुआ। उससे पहले हम बहुत ही संकुचित अर्थव्यवस्था थे, जिस यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की उतनी आज़ादी नहीं थी। उसके कारण क्राइसिस हो गया कि हमारे पास डॉलर्स की बहुत कमी हो गई थी। लगभग इतने ही डॉलर बचे थे कि हम सिर्फ 15 दिन का ट्रेड कर सकते हैं। डॉलर्स की जरूरत क्यों है ट्रेड करने के लिए? वो ऐसे, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं भारत में रहता हूं और मुझे अमेरिका से चावल खरीदने हैं या गेहूं खरीदने हैं या कुछ भी खरीदना है, तो मेरे पास कौन से रुपए होंगे, कौन सी करेंसी होगी? तो वो होगी रुपए, इंडियन रुपीस। और जो अमेरिका में हमें सामान देना चाह रहा है, उसके पास कौन सी सामान तो उसके पास है, लेकिन उसको कौन सी करेंसी चाहिए? उसको चाहिए डॉलर। तो हम दे सकते हैं उसको रुपीस और उसको चाहिए डॉलर। वो रुपीस तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर डॉलर रहेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए देश में डॉलर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल करेंसी के फॉर्म में डॉलर स्वीकृत है। हमारे यहाँ डॉलर के रिजर्व की कमी हो गई थी, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, आप अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो हो गई थी। हम आईएमएफ के पास जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि आप अपनी इकोनॉमीज को ओपन करोगे, बाहर की कंपनियों के लिए लिबरल बन जाओगे, अभी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से उसको ईज करोगे। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम 3 शब्दों से मापते हैं, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस नीति को पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय 1991 में लाया गया था। उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, बाद में वो भी जाके भारत के प्रधानमंत्री बने। तरह सी सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो कैग भारत के नियंत्रक एवं महा
लेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक पद है जिसका काम होता है कि जब सरकार अब बजट लेती है, पार्लियामेंट से सैंक्शन कराती है, उसका खर्च कर देती है, तो उन अकाउंट्स की ऑडिट करना कि क्या सही खर्च हुए हैं, सही व्यक्ति द्वारा हुए हैं नहीं, तो ऐसे चीजों के लिए कैग जो है वो ऑडिट करते हैं। और इस वजह से उनको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है कि जो सरकार का, जो जनता का पैसा है वो सही रूप से खर्च हो रहा है नहीं। उत्तर है बी, यानी महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। 6 साल का उनका टेन्योर होता है। संघ के खातों से संबंधित भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके पास जाती है? तो कैग जब अपना ऑडिट कर देते हैं तो एक रिपोर्ट भेजते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखते हैं। कैग की रिपोर्ट का बहुत महत्व है। आप देखोगे कई सारे स्कैम, जैसे कोल स्कैम, 2G स्कैम, ये सब जो है ना कैग की ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही जनता के सामने आए हैं। तो ये एक प्रावधान है कि हर साल जब बजट खत्म हो जाता है, सब कार्रवाई हो जाती है, तो कैग भारत सरकार के अकाउंट का ऑडिट करने बैठती है और अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति उसको संसद में रखते हैं और उस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए संसद की समितियां हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, स्टीमेट कमेटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी, तो उन कमेटियों के पास कैग की रिपोर्ट जाती है। तो यहाँ पे उत्तर है डी। सबसे पहले की बात की जा रही है तो भारत के राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाते हैं। भारत के नियंत्रक, अभी मैंने बता दिया 6 साल, इजी क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसका मित्र एवं मार्गदर्शक है? तो जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि कैग जो है वो एक रिपोर्ट बनाएगा जो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। फिर पार्लियामेंट की 3 कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये तीनों कमेटी इस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी। तो एग्जामिन में करते समय कुछ अगर टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी तो इस कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ये शक्ति है कि वो कैग से वार्तालाप कर सके, उससे सलाह मांग सके कि भाई आपके इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। तो कैग की ड्यूटी बनती है कि गाइड करे पब्लिक अकाउंट कमेटी को। इसलिए बोलते हैं कि कैग एक्ट्स एज द फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या उत्तर होगा इसका? लोक लेखा समिति, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे कैसे हटाया जा सकता है? स्वयं राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की अनुशंसा पे, उसी तरीके से और उसी आधार पर जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो एक बार कैग की नियुक्ति हो जाती है तो 6 साल का उनका टेन्योर होता है। अगर बीच में उनको हटाना हो तो वैसे ही उसकी वही प्रक्रिया है जो एक जज को हटाने की प्रक्रिया है। जज को हटाने की क्या प्रक्रिया है? सदन के दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होता है, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब एक सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का भी जज इस देश से हटाया जा सकता है। वही प्रक्रिया फॉलो होती है जब कैग को हटाना हो। अपनी मर्जी से वो इस्तीफा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो दे सकते हैं, लेकिन अगर सरकार उन्हें हटाना चाहती है तो दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित करना होगा विशेष बहुमत से, और उसके बाद ही राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। उत्तर होगा बी। भारतीय वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले स्थान पर आता है? देखिए, वरीयता क्रम क्या होता है कि मान लीजिए एक समारोह हुआ और उस समारोह में सारे गणमान्य लोग पहुंच गए, राष्ट्रपति से लेके मंत्री, मंत्री से लेके लोकसभा के अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला स्थान किसका होगा? तो पहले, दूसरे, तीसरे में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे ही कुछ वरीयता क्रम जो निर्धारित किए गए हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जब आप PDF डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होता है, जैसे वीडियो का आप नीचे मोर पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पे आपके सारे नोट्स आपको अवेलेबल मिलते हैं। अगर आप चाहो तो जैसे मैं स्लाइड आगे करूँगा उसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, गूगल करके भी जान सकते हो। एज ए जनरल नॉलेज आपको ये जानना चाहिए कि सबसे सीनियरिटी किसकी होती है और उसके नीचे सीक्वेंस एटलीस्ट 10-12 रैंक तक तो आपको जानना ही चाहिए। वो सारे रैंक यहाँ पे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये BPSC ऑलरेडी पूछ चुकी है 2019 में कि इन सब में सबसे ऊपर कौन आएगा वरीयता क्रम में। तो देखिए, चेयरमैन,
ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर, कैग, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो ये अगेन क्वेश्चन उस समय जो था डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये हैं सारे हैं वो एक रैंक पे आते हैं और ये एक रैंक पे आते हैं। तो ये सब 9वें क्रम पे आते हैं। जो भी कैग हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है या इलेक्शन कमिश्नर है, 9A का एक सीक्वेंस जैसे ऐसे बटा हुआ है, 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, उसमें 9 और 9A रैंक है। 9 कहीं ऐड किया हुआ है कि और भी लोग इसके समकक्ष होंगे। तो ये सारे ही एक रैंक पे आते हैं, तो इनमें से पहला दूसरा होने का किसी का सवाल है नहीं। तो इस वजह से ये आंसर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड जा रहा है, और इस वजह से हम क्या लेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सब जो है वो एक ही रैंक पे हैं। जो मैं बात कर रहा था ये कौन किसका क्या रैंक है, तो आप देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के कैग, ये सब एक रैंक पे आते हैं। ये 1 से लेके 14, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है, 14 रैंक पे आते हैं। आप यहाँ पे वापस जाओ एक बार क्वेश्चन पे, तो इसका रैंक क्या हो गया, 14। इन सब का रैंक है 9A। तो इन सब में आगे कौन है, एक से ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से हमें आंसर ई चूज करना पड़ा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंग्लिश में है यहाँ पे रैंक, तो अराउंड 20 रैंक 19 रैंक तक मैंने दे दिया है कौन सा ऑफिसर जो है वो किस रैंक पे आता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल हैं। बीपीएससी ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है, 2001 और 2011 में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात की जाती है, रियल हेड जब यही पूछा होता वास्तविक प्रमुख, तो वो मुख्यमंत्री हो जाता। किस राज्य के राज्यपाल की किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इजी क्वेश्चन फिर से बीपीएससी ने पूछा हुआ है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान के अनुसार की जाती है, तो जो गवर्नर की नियुक्ति का जो प्रोविजन है अनुच्छेद 155 यानी आर्टिकल 155 में दिया गया है। 152 से गवर्नर के बारे में बात शुरू होती है, उसमें 155 अनुच्छेद ये है बताता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। क्या उसकी एज क्राइटेरिया, ये सारी 155 में दी गई है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, तो अनुच्छेद 200। ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम पार्लियामेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर डिस्कस कर रहे थे दोनों उस टॉपिक्स में, तो डिटेल में बताया है कि राज्यपाल के पास कितनी शक्तियां होती है वीटो की, और राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती है वीटो की। तो वो कौन से अनुच्छेद में दिया है, वो अनुच्छेद 200 में दिया है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को अपने पद की शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यही आंसर है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं चीफ जस्टिस, वो राज्यपाल को अपने पद की शपथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं हो तो उसी न्यायालय का जो सीनियर मोस्ट जज है यानी हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, वही राज्यपाल को अपने पद की शपथ दिलाता है। आंसर है सी। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा, ये प्रावधान पहले था कि हर राज्य में अलग अलग राज्यपाल होना चाहिए। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 से ये प्रावधान आ गया कि एक व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्य के राज्यपाल की पद दिया सकता है। जैसे मान लीजिए बिहार है, झारखंड है, तो झारखंड के राज्यपाल की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इससे पहले कि नया राज्यपाल आए तो बिहार के राज्यपाल को ही अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया झारखंड का, या उल्टा भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति को 2 राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है बतौर राज्यपाल। तो जितने दिन वो 2 राज्यों के राज्यपाल हैं उनके वेतन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या जिस राज्य के ओरिजिनल राज्यपाल है सारा वेतन वही भुगतान करेगा, या फिर दोनों में ही बंटवारा होगा, और बंटवारा होगा तो किस अनुपात में, किस रेशियो में होगा, तो ये कौन तय करेगा। तो जो अगर एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसके दिए गए वेतन एवं भत्ते, अलाउंसेस जो है सैलरीज अलाउंसेस, वो 2 राज्यों के बीच में विभाजित होते हैं, और अनुपात उसका कौन तय करता है, तो उसका अनुपात राष्ट्रपति तय करते हैं। उत्तर है डी, राष्ट्रपति द्वारा आदेश के द्वारा निर्धारित किए गए अनुपात के। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान में।
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए? देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो काफी डिस्प्यूट में चलती है, हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से चलती है। और जब तक ये ऐसे प्रावधान चल रहेंगे तब तक चलेगा, क्योंकि देखिए, केंद्र और राज्य दोनों सरकार अलग अलग पार्टियों के अधीन हो सकती है। जब केंद्र में भी सेम पार्टी है और किसी राज्य में भी सेम पार्टी की सरकार है तो डिस्प्यूट नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसा समझिए, जैसे अभी का लेते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो जो अपॉइंटमेंट हो रहा है गवर्नर का, वो कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। कोई चुनाव, कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा है। प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं? कैबिनेट, यूनियन के। तो यूनियन की कैबिनेट ने एडवाइस किया कि एक पर्टिकुलर पर्सन को आप राज्यपाल अपॉइंट कर दीजिए, तो राज्यपाल अपॉइंट हो गए। और वो किसके सुझाव पे हुए हैं? बीजेपी के सुझाव पे। वो जाते हैं वहां पे, उनको सरकार किसकी मिलती है? कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की। तो थोड़ा सा टसल होना स्वाभाविक है। तो इस टसल को कम करने के लिए सरकारिया समिति ने एक सिफारिश दी थी। जस्टिस आर एस सरकारिया के अंदर एक समिति बनाई गई थी, उन्होंने सिफारिश दी थी कि राज्यपाल सिर्फ वैसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिनका पॉलिटिक्स से कोई संबंध न हो, और वो उस राज्य के बाहर के व्यक्ति हो, जिसका उस राज्य के राजनीति से कोई संबंध ना हो। तो उत्तर है आपका सी, सरकारिया कमीशन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद है वो है 123, और राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो है 213। भारत में से किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी हैं। वो फर्स्ट फीमेल टू बिकम द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। अगर ये चीफ मिनिस्टर होता तो सुचेता कृपलानी फर्स्ट चीफ वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। नेशनल वुमेन्स डे इन सरोजनी नायडू के बर्थडे पे ही मनाते हैं, 13 फरवरी को। तो सी होल्ड्स अ पिक्यूलियर डिस्टिंक्शन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सजा माफ करने का अधिकार है? जिस तरह राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अंदर किसी भी सजा को माफ करने की शक्ति है, उसी तरह राज्यपाल के पास भी सजा माफी की शक्ति है। वो अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ दी गई है? तो राज्यपाल के शपथ के बारे में अनुच्छेद 159 यानी आर्टिकल 159 में दिया गया है कि राज्यपाल किस चीज की शपथ लेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान करता है? जिस तरह हमने प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी देखा था पहले, उसी तरह मुख्यमंत्री की ड्यूटी के बारे में जो आर्टिकल है वो है 167, अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री की ड्यूटी है कि मंत्रिमंडल की जो भी गतिविधियां हैं उससे राज्यपाल को अवगत कराएं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल के लिए जनजातीय मामले के लिए मंत्री नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है? तो उत्तर है बिहार। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे राज्यपाल को एक मंत्री तो ऐसा नियुक्त करना ही है जो ट्राइबल अफेयर्स का इंचार्ज होगा, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर नियुक्त करना है। बाकी सारे राज्यों में होते हैं, जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन बिहार में ऐसा कोई मंत्री नियुक्त करना राज्यपाल के लिए मैंडेटरी नहीं है। उत्तर है ए। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कब हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है? मुख्यमंत्री के अनुरोध पर। लोकायुक्त यानी जो लोकायुक्त होते हैं राज्य में, लोकपाल होते हैं केंद्र पे, उनके सुझाव पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे। उत्तर है सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पे नियुक्ति भी की जा सकती है डायरेक्ट, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे हटाया भी जा सकता है कभी भी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल, 156 देखिए, अच्छा, कार्यालय और कार्यकाल, हाँ मेरे से कंफ्यूजन हो गई। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि हर राज्यों में गवर्नर होना चाहिए। 156 टर्म ऑफ गवर्नर कितना है? 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले हटाया जा सकता है। कैसे? मंत्रिमंडल के सुझाव पे। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स करके रखा है राज्यपाल एक बार अपॉइंट होगा तो 5 साल रहेगा, लेकिन उसको सिक्योरिटी नहीं मिली है कि वो 5 साल के पहले कभी नहीं हटाया जा सकता। ऐसा प्रावधान नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है जब केंद्र की मंत्रिमंडल सुझाव दे। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर 154, राज्यपाल का जो रिमूवल है 155। तो ये जो है वो सही मैच नहीं है, वो कौन सा है? डी। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने एक ही व्यक्ति को, अभी अभी मैंने बता दिया, एक व्यक्ति जब 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, वो कौन से संवैधानिक संशोधन से आया है? 7वां, चौथा, 43, 44। तो वो आंसर होगा 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो इतने क्वेश्चंस जो हैं हमने डिस्कस किए।
इसी तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में। हालांकि गवर्नर से रिलेटेड और भी डीपर क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो यूपीएससी लेवल क्वेश्चन हो जाएगा फिर। जैसे सरकारिया कमीशन को क्या रिकमेंडेशन थे, गवर्नर का जो डिस्प्यूट है उसकी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है, नहीं तो बहुत थोड़ा डीपर एनालिसिस वाला होगा, वो हमारे एग्जाम के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। गवर्नर का जो टॉपिक है काफी हॉट बर्निंग टॉपिक होता है, आप इस टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। और मैंने कोशिश ये की कि जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे उसको तो कवर कर ले, अदर स्टेट पीसीएस वाले भी क्वेश्चंस हमने कवर किए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बीपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी वगैरह में तो थोड़ा पॉलिटी का लेवल ज्यादा रहता है, बट बीपीएससी में ये देखा गया कि क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट नेचर के आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे जुडिशियरी डिस्कस कर रहे हैं कि जुडिशियरी न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको, अगर पीछे वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। लेवल अप के चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि 75 दिनों के अंदर आपके सारे एग्जाम की तैयारी हो जाए। 75 दिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत पहले से हमारा ये इनिशिएटिव चल रहा है। अब आपके एग्जाम्स को लगभग 40-45 डेज बचे हुए हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 45 से थोड़े कम और 40 से थोड़े ज़्यादा डेज बचे हुए होंगे जब आप इन वीडियोस को देखेंगे। तो 1 महीने से लगातार हम इस कोशिश में हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो, एग्जैक्टली रिवीजन जो चाहिए आपको सटीक और कम समय में हो जाए। तभी हम इस क्वेश्चंस के सीरीज को चला रहे हैं, जहाँ पे पॉलिटी डिस्कस करें क्वेश्चंस के थ्रू। आधे लगभग पॉलिटी हमने कवर कर ली है। 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे न्यायपालिका के बारे में करेंगे, पंचायती राज के बारे में करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, इमरजेंसी के बारे में, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट के ऊपर एक स्पेशल 20-25 क्वेश्चन का वीडियो आपको अपलोड करेंगे हम। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लेवल अप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको टाइमली अपडेट्स और पीडीएफ भी मिलते हैं। थैंक यू।